नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट द रेगुलर इंडियन में। इस पॉडकास्ट में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपने रोज़मर्रा के हीरो से मुलाकात करेंगे, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको मिलाना चाहता हूं हमारे पहले गेस्ट मिस्टर प्रभात कुमार सिंह से। इससे पहले कि हम इनसे बात करें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मुझ में और इनमें एक थोड़ी सी चीज़ कॉमन ये है कि हम दोनों के पिता अध्यापक थे। टीचिंग बैकग्राउंड से आने के कारण बिजनेस और टीचिंग बहुत दूर का रिश्ता हो जाता है अगर आपके घर वाले अध्ययन या अध्यापन के क्षेत्र में ही कार्यरत हैं, दैट मीन्स टीचिंग इंडस्ट्री। तो मैं हमेशा से इस बारे में आश्चर्यचकित रहता था। इन्होंने मुझसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम बढ़ाया, तो मैं इनको देख के हमेशा आश्चर्यचकित रहता था कि एक अध्यापक के घर में बिजनेस से रिलेटेड ज्ञान ही उपलब्ध नहीं रहता। फॉरगेट अबाउट मनी, ये बात पैसों की नहीं है। बिजनेस पैसों से नहीं होता, अब तो ये बात मैं समझ चुका हूं। जिन लोगों ने भी कुछ दिन काम कर लिया है बिजनेस में, अपना बिजनेस कर लिया, वो एक बात तो समझ जाते हैं कि बिजनेस पैसों से नहीं होता। लेकिन ज्ञान की उपलब्धता की कमी मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती रहती थी कि ये आखिर अपने बिजनेस में चले कैसे गए। इनके दिमाग में ऐसा क्या आया, क्योंकि वो क्षेत्र ही हमारे लिए बहुत अलग होता था। और ऐसा सिर्फ अध्ययन या अध्यापन के क्षेत्र वालों के लिए नहीं होता, बहुत सारे क्षेत्रों को बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। हम उससे परिचित होते हैं सिर्फ टीवी के माध्यम से, सिर्फ सिनेमा के माध्यम से, सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से। हमें वास्तविक जीवन में, अपने एक्चुअल लाइफ में कुछ भी बिजनेस के बारे में ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहूंगा कि इस एपिसोड के जरिए, इस पॉडकास्ट के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें, और इसके साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि उनके अपने जीवन में किस तरीके की कठिनाइयां आई, उन कठिनाइयों के दौरान उनकी सोच क्या रही, उस सोच के कारण उन्होंने निर्णय क्या लिए, ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें, समझ सकें। तो बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर प्रभात कुमार सिंह का। हालांकि नाम बहुत बड़ा है, मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि उन्हें और क्या बुलाया जा सकता है। आई एम श्योर ही मस्ट बी हैविंग समथिंग इंटरेस्टिंग, सो प्लीज वेलकम मिस्टर प्रभात कुमार सिंह। अपने श्रोताओं के लिए एक शुरुआती तौर पे मैं उनसे अभी बातें कर रहा था, तो मैं उनसे कह रहा था कि बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही अलग तरीके की कला है, जो कि नॉर्मल रूटीन में मुझे नजर कम आती है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे ये लगता है कि बिजनेस या फिर कोई नया एंटरप्राइज हो, ये कला कोई सिखा तो नहीं सकता है। या तो ये आप इनहेरिट करते हैं, और या तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शुरुआत करने के बाद आप चीजों को कर करके सीखते हैं। तो ये कला जरूर है, लेकिन ये कोई इनहेरिट नहीं कर सकता है, कोई सिखा नहीं सकता है, कोई बिजनेस स्कूल आपको ये पढ़ा नहीं सकता है। पढ़ाने को तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपने खुद ही करनी होती है। तो मुझे ये लगता है कि एक बार आप समझ जाएं कि आपको क्या करना है जीवन में, कैसे करना है, तो फिर बाकी चीजें धीरे धीरे आसान होती जाती है। दे फॉल इन प्लेस साइमल्टेनियसली। तो आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेयर, आई मीन यू बिलोंग टू बलिया, माय होम टाउन। हाँ, इनफैक्ट ये जानना जरूरी है कि मैं कहाँ से शुरू हुआ था, नहीं तो बाकी जर्नी से उसको रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा। यस। मेरा जन्म बलिया शहर में हुआ था। हालांकि हमारे पुश्तैनी जो गांव है वो बलिया में से करीब 12 किलोमीटर दूर है, सुखपुरा। जन्म वहीं हुआ था। पिताजी शिक्षक थे, जैसे कि आपके भी थे। तो फिर अच्छे स्कूल में, जब उस टाइम का जो दाखिला हो सकता था अच्छे स्कूल में, वो हुआ। और फिर 6 के बाद मैं सैनिक स्कूल लखनऊ चला गया। सैनिक स्कूल से निकलने के बाद जो उस टाइम के 90s के जो एक वो था कि आपको सरकारी जॉब, या फिर हमारे टाइम पे एक नई शुरुआत हुई थी कि मेडिकल या इंजीनियरिंग हर कोई कर रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं डेलिबरेटली इन सब चीज़ों में नहीं गया, या तो फौज में नहीं गया, या फिर
मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल ये सब डेलिबरेटली इसको मैंने नहीं किया। कुछ चीजें लाइफ में अपने आप हो जाती हैं जब आपको समझ नहीं होती है, तो जो आपका इनर सेल्फ होता है उससे अलाइन होके वो चीजें अपने आप होती रहती हैं बैकग्राउंड में, चाहे आप उसको डिलिबरेटली करें या ना करें। तो खैर बीच की जो स्टोरीज हैं, हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं। जब वो स्टूडेंट से मतलब स्टूडेंट से जब वो एक अर्निंग वाले स्टेज में आता है, तो बीच की एक जर्नी होती है, हर किसी की होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, रिलेटिव है। तो ऐसे करते करते मैं दिल्ली लैंड अप हो गया करीब 2002 में। उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज हमारी जनरेशन के लिए यही था कि जॉब होनी चाहिए अच्छी। तो अब जॉब आपको उसी तरीके की मिलती है जो कि आपके स्किल सेट्स होते हैं। तो सैनिक स्कूल में पढ़ने की वजह से थोड़ा पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन ये सब ठीक ठाक था ही। उस टाइम एक नई इमर्जिंग इंडस्ट्री थी बीपीओज, बस उसी टाइम शुरू हुई थी करीब 1-2 साल पहले। तो किसी न किसी तरीके से एक अच्छे बीपीओ जो कि उस टाइम दक्ष हुआ करता था, अभी आईबीएम हो चुका है, तो वहां से हमने करियर शुरू किया। और मैं रुका नहीं, मैं किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा रुका नहीं। ये अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। लेकिन वो जो उम्र थी 22-23-24 साल की, शायद उस उम्र में वही सही उम्र होती है चीजों को एक्सपेरिमेंट करने की। ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट आप जितना कर सकते हैं, आप बैचलर होते हैं। तो 2 साल मैंने बीपीओज में किया। फिर उसके बाद मैं टेक्नोलॉजीज में आ गया, डेल में कुछ टाइम काम किया। फिर उसके बाद मैं बैंकिंग में आ गया। फिर धीरे धीरे करके मैं सॉफ्टवेयर में आ गया। तो ये तो जॉब की स्टोरी थी। बट इन सारी जॉब्स में एक चीज कॉमन थी कि मैं या मेरी जो प्रोफाइल हुआ करती थी वो हमेशा कस्टमर फेसिंग होती थी। कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना, पीपल एक्सपीरियंस, राइट। तो आई थिंक दैट हैज प्लेड अ बिगर रोल इन हु आई एम टुडे। तो वहां से करके और सॉफ्टवेयर में कुछ टाइम तक काम किया। अगेन सॉफ्टवेयर में उस टाइम एक अच्छी कंपनी हुआ करती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो उसका मैं इंडिया में उनके अच्छे बिजनेसेस थे और ओवरसीज से जो भी उनके बिजनेस आते थे, तो वो ओनर्स या जो फाउंडर्स थे उन्हीं के कॉन्टैक्ट के थ्रू आते थे। तो उस पूरी कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस मैंने खड़ा किया था। एक टीम बनाई थी, वहां से हमने कुछ अचीवमेंट्स भी किए। एंड देन वेरी सून आफ्टर मुझे ये रियलाइज होने लगा, क्योंकि मैं बिजनेस डेवलपमेंट में ही था, आई वाज हेडिंग द एंटायर इंटरनेशनल मार्केटिंग टीम। तो बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ मिसिंग है। मतलब जो मैं बिजनेस ला रहा हूँ, जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि उसके एफर्ट्स में कब तक रीप कर पाऊंगा। शायद वही वो टाइम था जब मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं बिजनेस ला रहा हूँ तो आई थिंक मैं एक बिजनेस या एंटरप्राइज की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुका हूँ। यस श्योर, आई एग्री विद यू। तो फिर वहीं से एक अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी हमने शुरू करी 2007 के शुरुआत में। थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि बाय एंड ऑफ 2007 रिसेशन का असर इंडियन आईटी इंडस्ट्री पे काफी पड़ने लगा था। बट उसको हमने जैसे तैसे मैनेज किया। फिर वही सॉफ्टवेयर में बहुत उस टाइम करीब 2-3 साल का एक स्लॉग आ गया था। बड़ा स्लॉग, हाँ, आई रिमेम्बर। हाँ। तो फिर अब हम तो मार्केटिंग वाले थे। देन मतलब पैरेलली हमारे बाजू में एक बायोटेक्नोलॉजी फार्म हुआ करती थी। तो फिर धीरे धीरे मैं उनके साथ अलाइन होता गया। फिर अपना एक खुद का बायोटेक्नोलॉजी फार्म शुरू करके, कोलैबोरेट करके, एंड देन वहां से लेके आज तक की जर्नी है। एक टाइम आया जबकि लगा कि नहीं, अब ये बिजनेस और जिस तरीके के काम हम कर रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे ई कॉमर्स हो, वो सब कुछ हम कर चुके हैं अपने पूरे। तो आपको सीरियल एंटरप्रेन्योर कहा जा सकता है? सीरियल एंटरप्रेन्योर कहा जा सकता है, प्रूव नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो नॉलेज गेनिंग थी। सिंस हमारे बैकग्राउंड में तो कुछ रहा नहीं है बिजनेस का। मैं सच बताऊं तो आज से करीब 3-4 साल पहले के पहले वाली जो लाइफ है, उसमें मेरे घर का कोई भी मेरे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई इस चीज से कनेक्ट नहीं कर पाता था। फॉर्चुनेटली
अब ये है कि एटलीस्ट मेरे माता पिता तो इस चीज से अब कनेक्ट करने लगे हैं क्योंकि उनको वो अचीवमेंट्स दिखती हैं। सो यहाँ, हाँ, यहाँ एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा कि जब तक आप किसी चीज को ट्राई कर रहे होते हैं, डोंट लुक फॉर एनी एक्नॉलेजमेंट्स, इवन इफ यू हैव सक्सीडेड, नेवर लुक फॉर एक्नॉलेजमेंट्स। क्योंकि अब जब आप अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से एक्नॉलेजमेंट्स ढूंढते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं रोकती है आगे बढ़ने में। वो सेल्फ डाउट मोड में आपको ले जाती है। तो फिर 2013 के आसपास मैं एक ऐसे स्टेज पे आ गया था बिजनेस के कि मुझे ये लगने लगा कि बहुत मैं जिन चीजों को कर रहा हूँ, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी उस टाइम कर रहे थे, हमारी खुद की कंपनी थी, तो बहुत कंपटीशन था और मैं कुछ क्रिएट नहीं कर रहा था। तो अगेन 2007 में जो एक गैप में फील कर रहा था कि आई एम नॉट डेवलपिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, तो उस टाइम मुद्दा था फाइनेंसेस एंड ऑल। लेकिन 2013 तक वो लैक ऑफ क्रिएशन जो था वो मैं फील करने लगा कि मैं कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ और मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो कि जिसको एक्नॉलेज किया जा सके कि या जिसका कुछ ऐसा रिटर्न आ सके जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं या बाकी लोग करना चाहेंगे। मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा था। That's really very interesting actually. I mean, आप बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड रहे, but suddenly you felt the urge to be creative. I mean, it's more than business development, I think, if I can relate to. It is yes, a little more than business development. एक इस पे किताब भी है, अगर हमारे श्रोता उसको पढ़ना चाहें, बहुत अच्छी किताब है। शायद मुझे नहीं पता उसका हिंदी वर्जन है या नहीं, बट एक किताब है पीटर थिल की। पीटर थिल हैज बीन फाउंडर ऑफ पेपाल एंड उसके बाद मेरे ख्याल से फेसबुक में भी कुछ को फाउंडर रहे हैं। द बुक इज नेम्ड 0 to 1। Yeah. I've heard about it. I haven't. I'll surely go through this book. हाँ, that is मतलब in fact 2013-14 में I was reading it and that entirely changed my understanding of what exactly I am doing. तो 0 to 1 वो किताब मैंने इसलिए मेंशन किया कि वो जो गैप मुझे समझ में आ रहा था, वो 0 to 1 वाला गैप मैं जो 2013 तक जो काम कर रहा था वो कुछ ऐसा था जो कि 1 to N वाला था। ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है दुनिया में, बट बाकी लोग कर रहे हैं। बस ये है कि आप उनकी लीग में जाके और वही कर रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। बट जो 1 to N वाले एंटरप्राइजेस होते हैं, उनका मतलब सारा उनका जो ग्रोथ होता है वो स्केल अप पे होता है कि मतलब आप किस लेवल तक उसको ले जा सकते हैं, कितने फंड्स हैं आपके पास, और भी कितने फैक्टर्स आपके साथ हैं या नहीं है। मतलब अगर सिंपली मैं श्रोताओं को समझाऊं तो जैसे आप एक प्रोडक्ट एक आदमी को बेच रहे हैं तो वही प्रोडक्ट 10 आदमियों को बेचेंगे तो वो स्केल अप होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्केल अप में मेरा ये मतलब था कि आप कुछ ऐसा क्रिएट नहीं कर रहे हैं जो कि दुनिया में उस तरीके की चीज है ही नहीं। हाँ, यस, मतलब वही प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं आप, एक सेम चीज जो ऑलरेडी अवेलेबल है। एग्जैक्टली तो वो आती है 1 to N में कि आप उसी प्रोडक्ट को मार्केट में बढ़ा के जो भी आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं, जो भी आपका प्रॉफिट या शेयर मिल रहा है, आप उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो वो स्केल अप कर रहे हैं आप। लेकिन आप कुछ क्रिएट ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कि इतना इनवैल्यूएबल हो कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहें, आप पे इन्वेस्ट करना चाहें या आपके रादर आइडिया पे इन्वेस्ट करना चाहें। आप कुछ ऐसा नहीं क्रिएट कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा नहीं क्रिएट कर रहे हैं जो कि आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जाएंगे। आप कुछ ऐसा नहीं क्रिएट कर रहे हैं जो कि इनफैक्ट बहुत लोग सोच रहे हैं लेकिन कोई शुरुआत नहीं कर रहा है। तो वी अंडरस्टैंड, यस। बहुत सारे सोचने और करने के बीच में की जो दूरी होती है वो मेरे ख्याल से ना सोचने और सोचने की दूरी बहुत कम होती है। आप सोच तुरंत सकते हैं, लेकिन मैंने जो नॉर्मली देखा है सबके पास बिजनेस आइडियाज हैं। आइडियाज की कमी तो मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं है, बट जो डिस्टेंस होता है, आपके पास आइडिया है और आप बिजनेस में कन्वर्ट करें, दैट्स द लॉन्गेस्ट। I mean, I have spent 10 years to do that. 10 साल पहले मेरे पास ये आइडिया था, मुझे 10 साल लग गए और करने में टाइम कम लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। हाँ, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि मैंने लाइफ की बहुत सारी चीजें करके सीखी है
और करने में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता। कई बार रात को आइडिया आता है और अगले दिन मैं सुबह से काम करना शुरू कर चुका हूँ, ऐसा भी मेरे साथ हो चुका है। लेकिन वो आइडिया क्या होगा ये समझना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आपने बोला, हर किसी के पास आइडिया होता है, लेकिन उसको बहुत सारी चीजें रोकती हैं, बहुत एप्रीहेंशंस होते हैं, ये करूंगा तो कैसे होगा, तो ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा। आई थिंक वो क्लैरिटी होना, वो रिसोर्सफुलनेस होना, इनफैक्ट अगर आप ये समझने लगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है और कैसे करना है, तो देखिए क्या तो सबको पता है। हर किसी को आज से 6 साल पहले पता था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग या किसानों के प्रोडक्ट को करना चाहिए। कैसे करना है ये सबका चैलेंज था। वो कैसे में हर कोई आके उलझ जाता है। आई थिंक 99.99% ऑफ पीपल हैविंग आइडियाज दे आर एंटेंगल्ड इनटू दैट कैसे वाला फैक्टर। तो कैसे करना है, कई बार इसको नजरअंदाज करके करना शुरू होना पड़ता है कि आप शुरू कर दो। फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली, वो कहते हैं ना कि आप आगे बढ़ो फिर कारवां बनता जाता है। वैसी एनर्जीज आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, and then you do it this way, that way, and at some point of time some of the ways work it out, and then gradually आपको ये भी समझ में आने लगता है। Yeah, some things fail, some things do fail. Yes, that is how it works. See, अगर आप फेल होने से डरते हैं तो एंटरप्रेन्योर बनना या कोई बिजनेस करना बिल्कुल रिकमेंडेबल नहीं है। स्पेशली अगर आप फेल होने से डरते हैं तो वो 0 to 1 वाली जो कैटेगरी के काम हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं और आपको नए तरीके से करना है, आपके पास कोई रेफर करने के लिए कोई किताब, कोई मॉड्यूल है ही नहीं कि वो होता कैसे है। जो प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना होता है इनफैक्ट। तो मेरे ख्याल से अब हमारे श्रोता ये तो समझ चुके होंगे कि एक टीचर के घर का लड़का कैसे बिजनेस में आया, करके आया, काम करके आया, फेल हो के आया, सक्सेस पा के आया और सक्सेस की तरफ बढ़ते जाने के उद्देश्य से बढ़ता चला गया। ये तो हमारे श्रोता अब लगभग समझ चुके होंगे। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिक्र किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपका क्या रिश्ता है? मैं चाहूंगा कि आप बताएं हमारे श्रोताओं को कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये नया कॉन्सेप्ट है, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये मैं बहुत छोटे से सुनता आ रहा हूँ लेकिन कभी देखा नहीं है एक्चुअली होते हुए। मतलब ये ऐसा यूनिकॉर्न है जो कि बस सुनाई देता है कि हाँ हो सकता है या शायद है या नहीं है। तो इसके बारे में बताइए, आप कैसे एसोसिएटेड हैं इससे? जैसा मैंने अभी बोलना शायद मैंने कहीं मेंशन किया था कि आपको अपने अराउंड प्रॉब्लम्स ढूंढनी पड़ती है अगर कोई एंटरप्राइज शुरू करना है तो। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी इंटरनेट पर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहली चीज है ना कि आपको क्या करना है। क्या करने के लिए आपको प्रॉब्लम्स ढूंढनी नहीं पड़ती हैं। प्रॉब्लम्स आपके आसपास होती हैं, उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है कि यस दिस इज अ प्रॉब्लम। अब वो तो हो गया कि प्रॉब्लम क्या है, उसका जो सोल्यूशन है वही आपका बिजनेस आइडिया बनता है। राइट। सो थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा हमारे श्रोताओं को। 2013 में जब बायोटेक्नोलॉजी का मेरा बिजनेस थोड़ा सा अब टेपर डाउन हो रहा था, या कह लूं कि उसकी जो ग्रोथ स्पीड है वो बहुत नेग्लिजिबल आ चुकी थी, क्योंकि उसमें और फंडिंग और बहुत सारे और फैक्टर्स थे। पर्सनल लाइफ में भी बहुत चेंजेस आ गए थे। आई वाज मैरिड, आई हैड अ डॉटर जो कि 6-8 महीने की थी। हाँ, शी नीड्स अटेंशन। दिल्ली में रह रहे थे तो ऑफिस से घर आने में ही कभी कभी 2-3 घंटे लग जाते थे। पोल्यूशन अपनी जगह पे था। तो पता नहीं कब बट मैं अपने आप से ये सवाल पूछने लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो ये जो सवाल थे, इससे मैंने अपनी लाइफ की खुद की प्रॉब्लम्स ड्राइव करी। मुझे ये समझ में आया कि आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, मैं तो यहाँ का नेटिव नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। और अगर मुझे घर से बाहर ही रहना है तो मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर पाऊँ। मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो देखिए ये बहुत पर्सनल चीज है। हर किसी के अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं, चॉइसेस होते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल चॉइस था कि मैं फैमिली कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं शाम को खुश रहूं कि चलो मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया है, या फिर
मैं इस चीज से खुश रहा हूँ कि आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली। हम सारा जो कुछ भी करते हैं 50 साल 55 साल 60 साल की उम्र तक खूब मेहनत करते हैं। किसके लिए करते हैं? फैमिली के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सस्टेनेंस के लिए। तो कई बार क्या होता है कि हम काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि ये जो बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम इसी को भूल जाते हैं। तो यही मेरे साथ भी हुआ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मेरे दिमाग में तो आने लगा कि भाई पोल्यूशन बहुत है इस दुनिया में, जो हम खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, जो पी रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, अगर है तो वो बहुत कॉस्टली है, देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड। फिर तो इस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई किया और मुझे ये लगा कि किसी ना किसी को तो, और दुनिया भी इसी डायरेक्शन में बहुत तेजी से बढ़ जा रही थी। Yes. तो मुझे ये समझ में आने लगा कि किसी ना किसी को तो ये शुरुआत करनी पड़ेगी कि भाई आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़िए, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या मतलब, आप नेचर को एनहांस करिए, नेचर को आप उतना दीजिए जितना कि नेचर अटेंशन चाहता है, और नहीं तो फिर वही होगा, वही प्राकृतिक आपदाएं जो कि उत्तराखंड में 2013 में आई थी। लोगों ने बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्शन कर रखे थे गंगा के किनारे, और उसका नतीजा वही हुआ। नेचर बाउंस बैक, नेचर न्यूट्रलाइज करती है। अभी भी जो हम कोविड का ये सब देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ती हुई दुनिया को रोकने का एक नेचर का अपना तरीका है। मतलब जहां तक मुझे समझ में आता है इस बात। नहीं, व्हाट इज ह्यूमंस इनपुट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? जैसे नेचर तो अपने आप बाउंस बैक कर जाएगी, बट आई वांट यू टू एक्सप्लेन आवर लिसनर्स कि व्हाट एग्जैक्टली शुड वन अंडरस्टैंड बाय द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ organic farming. What is it, what does business and economic farming have in common? I just want you to explain that. देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज समथिंग जो कि नया नहीं है हम लोगों के लिए। रादर हमारी जनरेशन या हमारे से बाद वाली जो पीढ़ी है उसके लिए ये नया है, लेकिन हमारे फादर्स के लिए, हमारे फोर फादर्स के लिए तो ये बिल्कुल एक मतलब ये उनका वे ऑफ लाइफ है। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग ये जो हम बार बार अभी सुन रहे हैं, वो इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हम सारे लोग उससे डिसएसोसिएट होकर वर्चुअल दुनिया में रह रहे हैं या फिर कंक्रीट जंगल्स में रह रहे हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नथिंग बट द नेचुरल वेज ऑफ डूइंग फार्मिंग। अब इस पे थोड़ा सा स्कैम भी है। ये ऑर्गेनिक जो वर्ड है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस है, ये शुरू करके लोग अपनी चीजों को ओवर प्राइस करते हैं, इसलिए क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। Yes. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर इंडिया में अभी सिर्फ 1% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है या लेस देन 1% हो रही है, अगर इंडिया में जिस दिन 30 से 40% या 50% ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग शुरू हो जाएगी, ये ऑर्गेनिक वर्ड हटा दिया जाएगा, फिर वो नेचुरल फार्मिंग हो जाएगी। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज जस्ट अ कमर्शियल ऑफशूट ऑफ नेचुरल फार्मिंग, एंड नेचुरल फार्मिंग बीइंग द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डूइंग फार्मिंग, कि आपको गोबर की खाद यूज करनी है, या फिर जो पुराने जमाने में जो कीटनाशक के नए नए तरीके थे वो सब यूज करने हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो कि फैक्ट्रीज बना रही हैं उसको नहीं यूज करना है। हार्मफुल केमिकल्स या यूरिया या फिर पेस्टिसाइड्स जिसमें कि बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, कैंसरस होते हैं, उसको नहीं यूज करना है। इन सबको नहीं यूज करना और नेचुरल चीजों को ही रिप्लेनिश करना इज नथिंग बट नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, इट इज समवट लाइक चाइना में लोग चाइनीज फूड नहीं खाते, वो सिर्फ फूड खाते हैं, उनका फूड ही चाइनीज होता है। तो दैट द फार्मिंग दैट वी यूज्ड टू डू वाज एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग। एकदम यथार्थ है। Okay, so my question, I'll go back again. What is the relation between economic gains and organic farming? Why is it so niche right now? And what should one expect before entering organic farming and during it? देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा श्रोताओं को। 1960s में जब 1960s में जब इंडिया में फैमीन्स और खाद्य पदार्थ की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, तो हम सब जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, या फिर पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, स्पेशली रिलेटेड टू फूड एंड न्यूट्रिशन। तो क्या हुआ कि खाने वाले ज्यादा थे, प्रोडक्शन कम थे। जमीनें तो हमारे पास बहुत थी, पूरी दुनिया के पास जमीनें थी। अब इसको मैं बाउंड्री नहीं बनाऊंगा कि इंडिया में थी या अमेरिका में थी, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूंगा। तो फूड
प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे टेक्नोलॉजी काम करने लगे इन द बैकग्राउंड, और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आने लगे, फिर यूरिया जैसी चीजें, सप्लीमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, मतलब 1960s में इंडिया में स्पेशली वो सारी चीजें एज अ सप्लीमेंट आने लगी। जैसे कि हम जिम जाते हैं और हम अपना खाना, मतलब हमारी थाली में हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन और गोलियां श्रोताओं के लिए वो अलग अलग गोलियां, विटामिन ए, विटामिन बी, एग्जैक्टली। तो वो, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होती है। यहाँ तक तो मतलब ये तो अब पूरी दुनिया जानती है कि किसी भी तरीके का एक्सटर्नल हम सप्लीमेंट लेते हैं, उसका एक फायदा होता है तो एक साइड इफेक्ट भी होता है। राइट। तो वहां से क्या हुआ कि प्रोडक्शन, फूड प्रोड्यूस, अब भाई अगर कोई मर रहा होगा तो खाने की वजह से मर रहा होगा, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि उसका पेट भरा जाए, ताकि ठीक है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो लेकिन वो जिंदा तो रह सके। एग्जैक्टली। तो यही हुआ हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में, इंडिया मोस्टली बीइंग एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो यही हुआ, हमने अपने फूड, नेशनल फूड नीड्स को मीट करने के लिए हमने इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, पेस्टिसाइड का, शॉर्टकट्स का, ट्रैक्टर्स का, ट्यूबवेल्स का, बोरिंग्स का इसलिए इस्तेमाल किया कि हम जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन इसको करने में ना आज हम एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए, जहां से लौट पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर लौटेंगे भी तो इतनी जल्दी नहीं लौटेंगे, क्योंकि जो दीवार गिराने में हमें 60 साल लग गए हैं, उसको उठाने में हो सकता है अभी 100 साल और लगेंगे। बट जो करंट जनरेशन हैं, जो यूथ है अभी, या फिर पीपल बिटवीन 20s to 50s, आई थिंक ये धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर ऑर्गेनिक उसमें घुसेंगे तो इसको हम जो इसके साइड इफेक्ट्स आए हैं उसको हम धीरे धीरे ग्रेजुअली कम कर सकते हैं। कमिंग जनरेशन, I'll just share my experience once. I'm into career counseling. मैंने देखा है इस समय जो नए बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हैं इस समय, right now. It may be because of the current situation, but yes, people are thinking about it. This might be the best time you to promote any type of farming, be it organic. That's my personal experience actually. नहीं, you are very right. You are very right. इस समय क्या है कि मैं खुद भी इस चीज को रियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस कंसल्टिंग भी करता हूँ, मोस्टली उन चीजों का जिनका मुझे पता है, स्पेशली और फार्मिंग एंड एग्रो टूरिज्म एंड ऑल। तो इकोनॉमी जो आपने पूछा था कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है, जैसा कि आपने बोला अभी बच्चे जाना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को ये पता चल गया है कि फार्म प्रोड्यूस अगर, या फिर कोई भी फूड अगर हेल्दी तरीके से अगर हम उसको उगाते हैं और उसको उगाने में सक्सेसफुल रहते हैं, तो हमको एक एज मिलेगा बाकी जो ट्रेडिशनली जो अभी तक मार्केट में फूड अवेलेबल है उनसे। एंड एज मिलेगा तो ऑब्वियसली हमको प्राइसिंग भी ज्यादा मिलेगा। तो जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि आप जितना हेल्दी खा सकते हैं उतना खाइए, और नेचुरल फार्मिंग से जो चीज निकलेगी वो नेसेसरीली हेल्दी होती है। अभी क्या है कि डिमांड और सप्लाई का गैप है, डिमांड ज्यादा है इन सब चीजों का, क्योंकि लोगों के पास डिस्पेंसेबल इनकम बहुत है। Yes. लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस आएगा कहाँ? जैसे कि अभी मैं उत्तराखंड में हूँ, उत्तराखंड से जो हम माल दिल्ली भिजवाते आए हैं पिछले 5-6 सालों से, जब से हमने शुरू किया है, तो वो स्टोर्स में जाता है, स्टोर्स में जाते ही 2 दिन के अंदर वो खत्म हो जाता है। सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और इंडिया के पास वो पोटेंशियल भी है इन टर्म्स ऑफ द लैंड एरिया, एंड इंडिया के पास वो मैन पावर भी है। और फॉर्चुनेटली आज जो हमारे ग्रैंडफादर्स जिनके भी हैं अभी सरवाइव कर रहे हैं, दे आर आवर बेस्ट टीचर्स इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। सो बस अगर हम शुरू करें और किसी गांव के किसी दादा, किसी काका के साथ बैठेंगे, वही बता देंगे कि कीड़े लग रहे हैं तो उसको कैसे हम पहले मारते थे। जो दालें निकलती हैं, तिलहन जो निकलता है, चाहे वो अरहर हो, उड़द हो, वो थोड़ा सा मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में जाने के बाद उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें किसी
मेडिकल स्टोर से लाई हुई दवाई या पाराटिक्री जैसी जो इनऑर्गेनिक दवाइयाँ होती हैं, जो मरकरी की होती हैं, बहुत नुकसानदायक होती हैं, उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे उत्तराखंड में किसानों के साथ काम करना चालू किया तो उन्होंने बताया कि हम तो अलग अलग तरीके यूज करते हैं। कोई नीम के पत्ते डाल देते हैं उनके साथ, कुछ लोग दालों को वो सरसों के तेल में वो करके और उसको छोड़ देते हैं, उसमें कीड़े नहीं लगते। कुछ लोग उसके साथ लहसुन डाल देते हैं, जो कि दे आर ऑल नेचुरल रिपेलेंट्स ऑफ पेस्ट्स। तो इसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। अभी जो बच्चे या जो लोग अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करेंगे, देखिए सबसे पहला फायदा तो उनका ये है कि वो अपने और अपनी फैमिली और अपने आसपास के लोगों के लिए कम से कम हेल्दी फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे। द प्रोड्यूस विल बी बेटर, यस। तो द प्लेटर, हमारी जो थाली होगी वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहला बेनिफिट तो हमें ये समझना है कि ये हम पैसे से गेज नहीं कर सकते। पहली चीज, अगर हमें ये है कि नहीं हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग उगाना है, उससे बहुत पैसे कमाना है और उसी पैसे से हमें बाकी लाइफ की एंजॉयमेंट करनी है, गाड़ी खरीदनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन खाना हम फिर भी इनऑर्गेनिक खाएंगे, तो दिस विल अगेन भी, ये फिर से वही बात होगी कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो क्यों कमा रहे हैं? अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेलबींग के लिए, अपनी फैमिली के वेलबींग के लिए। तो जो आप उगा रहे हैं, अगर ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं तो सबसे पहले तो उसका फायदा ये है, इकोनॉमिक फायदा है ये, क्योंकि आपके दवाइयों पे पैसे कम लगेंगे, आपके एलिमेंट्स कम होंगी, आप ज्यादा एनर्जाइज फील करेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो आपका तो ऑलरेडी ये मेडिकल इंश्योरेंस आपके फूड के थ्रू हो रहा है। फिर उसके बाद जो आपका सरप्लस होता है, दैट कैन गिव यू बेटर मनी, मच बेटर मनी देन ट्रेडिशनल फार्मिंग का जो यील्ड है उससे। ओके, नाउ आई गॉट अ रियली गुड फील अबाउट दिस। अच्छा, अब चूंकि हमारे ज्यादातर श्रोता बहुत यंग हैं, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की फील्ड में जाने की या किसी भी बिजनेस में जाने की, स्पेसिफिकली सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड यस वी विल बी टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स एज वेल, बट इसमें जाने के रोड ब्लॉक्स क्या हैं? क्या क्या दिक्कतें आपको आई? जनरल रोड ब्लॉक्स फॉरगेट अबाउट इट, आपको क्या क्या दिक्कतें आई जब आपने शुरुआत की? देखिए, श्रोताओं को मेरा ये बताना जरूरी है कि मैं एग्जैक्टली करता क्या हूँ, क्योंकि अभी तक शायद हमने उनको बताया नहीं, डिस्कस नहीं किया। मैं चूंकि उत्तराखंड में रह रहा हूँ, तो उत्तराखंड में 3-4 हजार फीट की ऊंचाई के ऊपर जितने भी एरियाज हैं, जितने भी गांव हैं, उनकी मजबूरी है नेचुरल फार्मिंग करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। ओके। अब मजबूरी इसलिए है क्योंकि जब हम यूरिया का छिड़काव करते हैं तो यूरिया बहुत, उसका जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज्वलनशील होती है। तो जैसे आपने किसी खेत में यूरिया छिड़क दिया तो वो जमीन में आएगा, जड़ों से वो कांटेक्ट करेगा। अगर उस खेत में पानी नहीं है तो आपका पूरा खेत की जो जड़ें हैं वो जल जाएंगी, मुरझा जाएंगी, पूरी फसल खराब हो जाएगी। तो इसका निष्कर्ष ये है कि यूरिया के साथ आपको आर्टिफिशियल इरिगेशन देना पड़ता है। ओके। अब पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है। पहाड़ों में इरिगेशन सिस्टम तो है ही नहीं। दे आर मेनली डिपेंडेंट अपॉन रेन फेड इरिगेशन। यस। तो इसलिए वहां पे आज तक उन्होंने यूज नहीं किया। प्लस पहाड़ों में दुर्गम जगहों पे लोग रहते हैं, तो कहाँ दूध लेने जाएंगे? तो जो लोग अभी बचे हुए हैं उनके खुद के अपने कैटल होते हैं। जब कैटल हैं तो उनसे खाद भी बनती है, तो वो खाद कहाँ जाएगी? बकरियां होती हैं उनके पास, गायें होती हैं, भैंस होती हैं, और तरीके के जानवर होते हैं, खच्चर होते हैं। तो ये सारा कुछ खाद तो उनका फॉर्चुनेटली दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उत्तराखंड में जो ऊपर के किसान हैं, दे हैव बीन डूइंग ऑल दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड मिलेट फार्मिंग, जो कि रेस्ट ऑफ जो नॉर्दर्न इंडिया प्लेन है वो 30-35 साल पीछे वो छोड़ के और अब एक गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ चुका है। तो रोड ब्लॉक्स जो प्लेन में लोग हैं जो शुरू करेंगे, उनके लिए रोड ब्लॉक यही है कि अच्छा, मैं ये बता रहा था मैं करता क्या हूँ। तो मैं इन किसानों के साथ जुड़ के इनके टेक्निकल जो इश्यूज होते हैं
उसको मैं गवर्नमेंट एजेंसी या फिर अपने खुद के रिसर्च, क्योंकि अब तो हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल पे आप कुछ भी टाइप करिए आपको सोल्यूशन मिल जाता है, 50 मिल जाते हैं, बिल्कुल आप उसमें से 2-3 ट्राई करते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाता है। बिल्कुल। तो मैं बेसिकली सिंस मैंने बोला ना कि मैंने शुरू में ये समझ लिया था कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, जो कि मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, प्रमोशन है, तो मैं स्टिक उसी तरह फार्मिंग, जो प्रैक्टिकली एक किसान फार्मिंग करता है, वो मैं इतना ही बोलूंगा कि बस मेरे घर की जो सब्जियां हैं वो मैं खुद उगाता हूँ अपने लिए। तो रोड ब्लॉक्स की जो बात आपने बोली कि प्लेन्स में अगर कोई शुरू करना चाहता है तो उसको अपने से ठीक ऊपर वाली जनरेशन, जैसे कोई यंगस्टर है 20 से 30 साल वाला, तो उससे ऊपर की जनरेशन शायद वही होगी जो कि 35 से 50 के बीच वाली है। तो 35 से 50 वाली जो जनरेशन है उसने नहीं किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वो कुछ नहीं बता सकता है। बिल्कुल। तो अब रोड ब्लॉक सबसे पहला तो यही है कि अगर कोई किसान, मतलब अगर कोई नौजवान खेती करना चाहता है प्लेन्स में, उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में या पंजाब के या हरियाणा के या बिहार के, तो वो खेत की जो नेचुरल पोटेंसी होती है न्यूट्रिएंट्स की, नाइट्रोजन की, वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने आर्टिफिशियली इतना सब कुछ उसमें दे दिया है कि अब खेतों में न्यूट्रिएंट्स बचे नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको नेचुरल फार्मिंग करनी है तो पहले तो 3-4 साल आप खेत को छोड़ दो, सो दैट वो उसमें कुछ वीड्स ग्रो हो, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग वीड्स हो, कुछ नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग हो, जो कि बाकी एलिमेंट्स को सॉइल में फिक्स करें। तो तीसरे चौथे साल से वो शुरू होता है। तो पहला तो प्रॉब्लम यही है कि आपको अपने सॉइल की फर्टिलिटी कम से कम 1 साल तो छोड़ के बढ़ानी पड़ेगी। 1 साल तक लगातार उसको आपको खाद देते रहना पड़ेगा। और उसके बाद भी जब आप शुरू करेंगे तो यील्ड उतनी नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए कि एक्स पार्ट ऑफ जमीन में वाई क्विंटल ऑफ अगर यील्ड अभी आ रही है ट्रेडिशनल यूरिया वाली फार्मिंग से, तो अगर 1 साल छोड़ने के बाद आप दूसरे साल से जब शुरू करेंगे तो वो वाई डिवाइडेड बाई आई गेस, मतलब वाई का वो हो सकता है 2/3 हो, यानी कि आपका 30% वो यील्ड नहीं आएगी। लेकिन वो ग्रेजुअली साल दर साल वो फिर बढ़ती जाएगी, और जितना यूरिया से आपको यील्ड मिलती आई है उससे ज्यादा यील्ड मिलनी, हाँ, वो शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको वो शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम यही है, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं लाइफ में। यू नीड टू बी पेशेंट एक्चुअली। एग्जैक्टली, फार्मिंग इज अ वेरी पेशेंट फुल ऑक्यूपेशन। एंड यस, दुनिया का सबसे आसान काम है खेती करना, और यही मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा, क्योंकि खेती नेचुरली हमारे जेनेटिक्स में है। और आपने जो ये एक लाइन बोली, फार्मिंग इज रियली इजी, खेती बहुत आसान है, आई सिंसियरली बिलीव दैट, but I've had a discussion with a lot of people. I've been in Delhi for around 15 years as well. मैंने जो बात की है मैं उनके नजरिए से देखता हूँ कि जिन लोगों ने खेती देखी नहीं है, जिन लोगों ने खेती सिर्फ टीवी पे या सड़कों पे जाते हुए खेत हैं बगल में, इस नजरिए से देखी है, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बताएं कि हाउ कैन दे बी अ पार्ट ऑफ दिस, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कस्टमर, और इफ एनी वन ऑफ दोज वांट टू बी अ पार्ट इन दिस economic system of organic farming. Is there somehow they can contribute or be a part of it? हाँ, मैं इसको ना बहुत ही बुलेट पॉइंट्स में ले जाऊंगा। नंबर 1, सबसे पहले जो आपको खुद फार्मिंग करनी है, मैं उन श्रोताओं की बात कर रहा हूँ जो कि शहरों से रह के आए हैं, और वो टेक्नोलॉजिकली या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरा इक्विप्ड है, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन आ सकती है अगर वो ढूंढे तो। तो सबसे पहली तो चीज है कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि मिसिंग हो गई है पिछली एक जनरेशन से, वो सारी इकट्ठा करते रहिए, और सबसे पहले अपनी फैमिली की फूड सिक्योरिटी पे काम करना शुरू करिए। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कमर्शियल जाना है तो आप जब गांव में निकलेंगे, आज की डेट में जैसे मैं बलिया का हूं, अगर मैं अपने गांव में निकलूंगा तो मुझे 20 लोग मिलेंगे जो बोलेंगे अरे ये सब फालतू चीज है, जो हो रहा है वो करो यार। क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो वहां पे रह रहे हैं। तो वो होता है ना कि अपनी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं और बाहर की चीजें अच्छी लगती हैं। यही रूट कॉज रहा है हम जहां हम पहुंच गए हैं। इस पूरी जो मिजरी जो हम अभी झेल रहे हैं, इसका रूट कॉज ही है लैक ऑफ
सेल्फ एस्टीम। हमें अपनी चीजें बुरी लगती हैं, बाहर की चीजें अच्छी लगती है। जब हम बाहर जाते हैं तो पता चलता है ये तो और बुरी है, लेकिन वापस नहीं आ सकते क्योंकि हम किस मुंह से वापस जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हाँ, तो वही है कि इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आप सेल्फ सस्टेनेंस पे ध्यान दीजिए। दूसरा, कोलैबोरेट करिए। कोलैबोरेट विद हु? कोलैबोरेट विद पीपल जो कि ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा मार्केट, लेकिन मार्केट नहीं है इसलिए वो शुरू नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं, अब ये तो नहीं है ना कि बलिया, गाजीपुर या पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के गांव में नौजवान है ही नहीं, बिल्कुल है। हर किसी को एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। So is there any structured approach to it? Yes, no, you will have to create a structure. I mean, organic farming, even though it has been here since long, it hasn't still got a structured approach to farming on a larger scale. On a larger scale, I mean, मैं अभी हम organic farming as a whole की बात करें, जैसे मैं हूँ, मैं एक simple graduate हूँ। I'm talking about any person मेरे जैसे जो कि बलिया जैसे शहर में रह रहा है या दिल्ली में भी रह रहा है, अगर ग्रेजुएट है और मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो व्हाट शुड आई डू देन? देखिए, पहली चीज तो हम सबको ये समझना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक सर्टिफिकेशन अभी चल रहा है, कुछ सालों तक और चलेगा, लेकिन जब हर कोई करने लगेगा तो ये सर्टिफिकेशन खत्म कर दिया जाएगा। तो पहली चीज तो ये है कि सर्टिफिकेशंस बहुत आराम से मिल जाती हैं। अगर किसी श्रोता को नहीं मिल रही है तो आप मेरा मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं, मैं उनको हेल्प कर दूंगा सर्टिफिकेशंस वगैरह में। हाँ, वो बहुत आसान चीज होती है। दूसरी बात ये है कि क्या कोई मार्केट प्लेस है ऐसी सरकार द्वारा या किसी संस्था द्वारा? है भी और नहीं भी है। उन जगहों पे है जहां लोग ज्यादा कर रहे हैं और उन जगहों पे बिल्कुल नहीं है जहां कोई कर ही नहीं रहा है। मेरे ख्याल से उल्टा होना चाहिए ना, जहां से, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोड्यूस जहां निकल रहा है वो जाता तो बड़े शहरों में ही है, बिकॉज देयर इट इज पेड अ बेटर प्राइस। तो मार्केट्स और लोकेशन जहां प्रोडक्ट बन रहा है और उसकी मार्केट बहुत दूर है। दैट्स माय एक्सपीरियंस, आई मीन आई मे बी रॉन्ग, बट व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट? देखिए, मैं अब एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है राहुल, जो कि गाजीपुर का रहने वाला है। वो सब जो भी शहर में था वो काम धाम छोड़ के अपने गांव आके और वो जैविक खेती या नेचुरल फार्मिंग करना चाहता है। अब मैं अपने आप को अगर उस लड़के की जगह रखूंगा तो मैं सिंपली यही करूंगा कि सबसे पहले तो अपनी फूड सस्टेनेंस मैंने शुरू करी। दूसरी चीज, मैं किसी एक चीज को उठा के शुरू करूंगा। हम क्या होता है कि हम बहुत मैक्रो लेवल पे सोचना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम बहुत सारे माइक्रोज को भूल जाते हैं। yes. तो मैं चूंकि एकदम स्क्रैच से शुरू करना है तो मैक्रो तो मैंने समझ लिया कि जो मुझे करना तो यही है। अब मैक्रो को आप वहां छोड़ के आप आगे बढ़िए, अब आप घुसिए माइक्रो में। सबसे पहले अपने फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी में भी ये है कि अब ऐसा नहीं है कि आप गेहूं, चावल, मिलेट्स, दाल, 5 तरीके की दाल और 10 तरीके की सब्जियां खा रहे हैं तो आप ये सोचे कि सब मैं अपने खेत में ही उगा लूं। नहीं, अगर किसी की टांग टूटी है तो उसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा और वो ग्रेजुअल रिपेयर होगा। हम सीधे अपने प्रोडक्ट का वर्ल्ड लॉन्च करने में लग जाते हैं। हाँ, हम बहुत बड़ी पिक्चर देखने लगते हैं। ये सिर्फ खेती के एंटरप्राइज की बात नहीं है, ये जनरल है। ये हर एंटरप्राइज की प्रॉब्लम यही होती है कि जब 2 पार्टनर्स या हम खुद करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम अंबानी कैसे बनेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं कौन और हमें एग्जैक्टली क्या करना है। इनफैक्ट हमेशा इंसान की यही प्रॉब्लम रहती है कि हम उस चीज पे सोचते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और मुझे अभी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, अब मुझे समझ में आने लगा है कि सिर्फ एक बार सोचना होता है कि हम क्या कर सकते हैं और उस पर करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद हमेशा ये सोचिए कि आपको क्या नहीं करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So we were discussing about the structured approach to it. We are talking about certification. Yes. तो जैसे मान लीजिए कोई एक्स लड़का है, जो मैंने राहुल का एग्जांपल दिया, तो अगर उसको करना होगा तो वो कोई एक प्रोडक्ट उठाएगा और उसका मार्केट प्लेस या तो ढूंढेगा या बनाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आजकल जो भी हर कोई
अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के उसमें लगा हुआ। इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए अगर उसने बेसिल की ही खेती शुरू कर दी। मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। ढूंढेगा और बनाएगा में ढूंढेगा वाला पार्ट आई गेट इट, बनाएगा वाले पार्ट पे थोड़ा और एम्फसाइज कीजिए। बनाएगा मतलब जैसे वो खुद शुरू करेगा अपना। हाँ, बनाएगा वाले में अब वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये ढूंढ लिया कि मुझे ये प्रॉब्लम समझ में आ गई कि मुझे इस शहर में कोई ऐसा वो नहीं दिख रहा है जो कि फ्रेश बेसिल दे सकता है। ठीक है, फ्रेश बेसिल की जरूरत हर घर में है, उतनी ही जितनी की वो सब्जी वाला पुदीना और धनिया देता है। राइट। मैंने ये ढूंढ लिया कि सिर्फ पुदीना धनिया ही क्यों हमारे लिए जरूरी है, बेसिल जो लोग नहीं जानते हैं, तुलसी की बात हो रही है। तुलसी, जी यस यस, मैं बस श्रोताओं के लिए। हाँ, हर कोई बोलता है कि तुलसी खाने से बहुत फायदे होते हैं, हम सब जानते हैं, सारी दवाइयां उससे बनती हैं। नीम के पत्ते खाने से बहुत होते हैं। देखिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। मैंने यहाँ पे एक लड़के को जो कि गांव का मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, उसको एक ऐसा बिजनेस दिया कि वो महीने का 30-35 हजार रुपए अपने खुद कमा लेता है। बताएं क्या, कैसे? कुछ नहीं करता है, वो मेरे टच में आया, वो लड़का किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, मतलब हमारे एक मित्र हैं, उन्हीं का बेटा था। उसको गांव में ही रहकर कुछ करना था, हालांकि उसके पिताजी तैयार नहीं थे। तो मैंने जब उससे बात करी तो बोला मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि देखिए ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। अभी आजकल हर टूथपेस्ट बोलते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नीम है। ठीक है, और ये वही चीज है जो कि हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते आए हैं। ये कोयले से नीम पे कब पहुंच गए हम? नीम पे मेरे ख्याल से हम पहले पहुंचे थे, अब कोयला वोयला अब आ गया है। तो वही बात है कि पहले गांव में लोग राख से करते थे तो उनको बोला जाता था अरे कितने गंवार है, और अब देखिए बड़ी बड़ी कंपनी आपको वही चीज दोबारा से आपको दे रही है अपनी पैकेजिंग में। तो चारकोल है। चारकोल है, हाँ। तो हम उस बच्चे पे जाते हैं। तो मैंने उसको एक आइडिया दिया कि तुम्हारे गांव में नीम के पेड़ हैं? बोला सर हर गांव में कुछ नहीं तो 10-10 नीम के पुराने पेड़ हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा उनमें जो लड़ियां होती हैं, जो डंडियां होती हैं, वो कैसे निकलती है? बोली सर टेढ़ी मेढ़ी निकलती है। मैंने कहा अच्छा कुछ नए नीम के पेड़ मिलेंगे? बोला हाँ सर कुछ तो है। मैंने कहा दो काम आप करिए। पहली चीज तो जो नए नीम के पेड़ हैं जिसकी सीधी डंडियां निकलती है, उनके आप दातुन काट के बना के 14-14 का पैकेज उसको रैप करिए फॉइल में, और उसको रैप करके उसको अच्छे से पैक करके और आप फ्रिज में, नॉर्मल फ्रिज जो होता है उसमें आप रखना शुरू कर दीजिए। और आपके जितने भी आसपास के जनरल स्टोर में हैं उन सब में जैसे कि लिम्का और ये सब रखा रहता है, एक अच्छी चीज भी रखवा दीजिए। और उस पर आप लिखिए कि 2 लोगों के परिवार के लिए 1 हफ्ते का ओरल हाइजीन। वाओ, दैट्स अ यूनिक। आई मीन मेरे लिए पहली बार, मैंने बिकता हुआ देखा है बट मैंने इसका बिजनेस नहीं देखा कभी। नहीं, और वो लड़का बहुत अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट अब उसका सामान हम देहरादून के कुछ स्टोर्स में भी अब रखना शुरू कर चुके हैं। तो देखिए दातुन क्या है, नीम है, उसको आप ठीक है आप अपने दांत उससे साफ नहीं करना आता मत करिए। आप उसको बस दिन में आपके पास इतना टाइम तो होता है कि आप उसको 20 मिनट 10 मिनट आधे घंटे अपने मुंह में उसको चबाते रह सकते हैं, और उसका जो सॉलिड जो वेस्ट है उसको आप स्पिट करते रहिए, और जो उसका एक्सट्रैक्ट है उसको आप अपने आप जाएगा वो अपने आप जाएगा। तो देखिए आपकी उससे कितने फायदे हुए। उससे आपका पूरा ओरल जितना भी हाइजीन है वो हो चुका है, फिर वो आपके फूड पाइप में जा रहा है, फिर वो स्टमक में जा रहा है, तो अंदर के जितने भी माइक्रोब्स हैं, जो पॉसिबल माइक्रोब्स हैं, उनको किल करते हुए इंटेस्टाइन्स के पूरी आपकी बॉडी को क्लींस कर रहा है। उससे आप लोगों की डायबिटीज, ओरल हाइजीन, फूड इश्यूज जो आज तक गैस्ट्रिक और इन सब चीजों की होती है, इनको शुगर की बीमारी होती है, ये बहुत सारी चीजें उससे। मैं ये नहीं कहता कि ये दवाई है, लेकिन दवाई पहले ऐसी ही होती थी। तो अभी क्या है कि अभी उसने स्केल अप कर लिया है, अब वो होम डिलीवरी भी करता है, मतलब सारे जितने भी घर उसने वो कर रखे हैं, और ठीक ठाक अब वो कुछ मैंने उसको दिल्ली के आउटलेट्स बता दिए तो वो उधर भी भिजवाता है, कुछ देहरादून भिजवाता है, तो जानेंगे गुड मनी। So what you want to basically say is, if you are a little creative, if you can
challenge the current system, not exactly the system, the current process. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारा स्कोप है. दिस इज व्हाट द जिस्ट इज, आई गेस. एग्जैक्टली मैं अपने श्रोताओं से यही पूछना चाहूंगा कि ये जो अभी हमने दातुन वाला एग्जाम्पल दिया है, इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम आई समझने में? अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आई है तो शायद आप अपने दिमाग के आपने जो वो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रखे हैं, उसको खोलने की जरूरत है. ये तो आप मान लीजिए कि वो जिस लड़की का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उसको क्रिटिसिज्म मिला होगा, लोगों ने उसके ऊपर मजाक उड़ाया होगा, उसका हंसा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे एक टाइम ऐसा भी हो जाएगा, हो सकता है 1 साल बाद कि उसका अखबार में नाम आना शुरू हो जाए और वो अचानक से फेमस हो जाए. तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, परेशानियां आएंगी लेकिन आपको अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को ढूंढ के उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. वो भी एक तरीके की फार्मिंग ही है. तो वैसे तो बिजनेस उसके लिए है ही नहीं जो क्रिटिसिज्म से डरे या हंसने से घबराए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो मिस्टर प्रभात कुमार सिंह और क्या क्या करते हैं? what are his other well I know, since I know it that you are involved in a lot of things, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को भी उसका पर्सपेक्टिव दें. देखिए, एक तो जो ये एग्रो बिजनेस या एग्रो टूरिज्म की स्मॉल स्केल कंसल्टिंग है, बहुत ही जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो करना चाहते हैं, मोस्टली ये मेरा दिस इज नॉट माय ब्रेड एंड बटर, क्योंकि ये मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है. मैं अपने जैसे बहुत नौजवानों को चाहता हूं कि वो शुरू करें. हाँ, ये जरूर है कि उनके जो प्रोड्यूस वो निकालते हैं उनको बेचने में मैं उनकी मदद करता हूं और वो एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है. एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा. मेरे श्रोता बहुत ही नए हैं. तो एग्रो बिजनेस वी गेट अ फील ऑफ इट. एग्रो टूरिज्म क्या है? व्हाट इज, जस्ट डिफाइन इट. व्हाट इज इट? व्हाट इनकम्पासेस इट? बहुत शॉर्ट में बताऊंगा. एग्रो टूरिज्म इज, देखिए, टूरिज्म होता है किसी चीज को एक्सप्लोर करना. मतलब जो आपका कस्टमर है, जो आपका टूरिस्ट है, उसको किसी चीज का एक्सप्लोरेशन कराना, उसको घुमाना जो उसके पास नहीं है वो या नेचुरली वही टूरिज्म आएगा जिस चीज के लिए वो आया है. राइट. एग्रो टूरिज्म जैसा कि शब्द है, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, टूरिज्म मतलब वही जो मैंने बोला कि उसको एक्सप्लोर कराना, उसको पर्यटन दिखाना, उसको ऑब्जर्व कराना. तो आज की डेट में जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी अभी पैदा हुए हैं या जो अभी 10-15 साल के भी हैं, जिन्होंने खेत नहीं देखा है, उनको पता ही नहीं है कि ये जो चिप्स खा रहे हैं ये पेड़ से आलू निकलता है या ये फैक्ट्री में बनता है, और अगर ये होता है तो कहाँ होता है. और जिन बच्चों को ये भी पता है कि ठीक है ये खेत में होता है, उन्हें ये नहीं पता, मतलब उन्होंने एक्चुअली उसको फील नहीं किया है. तो एग्रो टूरिज्म कुछ नहीं है, जो खेती होती है, आपका जो समय है जिसमें आप कुल्लू मनाली घूमना चाहते हैं, उसके बजाय आप किसी फार्म स्टे पे जाएं, वहां रुकने की भी व्यवस्था है, वहीं से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको 2-3 दिन एकदम फ्रेश खाने को मिलेगा. प्लस आप खुद को और अपने बच्चों को सबको, क्योंकि आपके पास खेत नहीं है, आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं या किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, कंक्रीट बिल्डिंग में, तो वो एग्रो टूरिज्म एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर चीज से आपको एक नया वो दिखाएगा जो आपके लिए नया होगा. तो यानी कि मैं अभी ये बहुत नई चीज मुझे पता चली, लेकिन इसके तो अभी मेरे दिमाग में आया कि इसके तो पर्यटक बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि शहरों में जो लोग रह रहे हैं, पर्यटन हमारे दिमाग में वो आता है कि वो गोरे लोग आते हैं, लेकिन इसमें मतलब जस्ट आई एम टॉकिंग एज अ लेमैन कि पर्यटक कौन आएगा? कोई अमेरिका से बलिया कब आएगा? आई गेस वंस इन अ लाइफ टाइम, 100 साल में 2 आदमी आ जाएंगे. बट लेकिन अगर एग्रो टूरिज्म की हम बात करते हैं तो बलिया शहर से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें दलहन, तिलहन, पीली दाल और हरी दाल के अलावा कुछ नहीं पता है. उन्हें अरहर और चने की दाल में फर्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि दोनों पीली हैं. तो ये भी हमारे कस्टमर होंगे. तो बिल्कुल, दोनों के पौधे कैसे होते हैं ये बलिया शहर का कोई बच्चा नहीं जान सकता है. तो अगर मैं, बल्कि अब आपने चूंकि बलिया की बात करी है, मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए एक्स पार्ट ऑफ किसी गांव में, बलिया में कुछ भी उग रहा है, जो अभी उग रहा है उसके लिए आपको कुछ अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. आपको बस एक स्टे, अब वो देखिए, टूरिज्म ये भी हो सकता है कि कोई सुबह आपके पास आए, आपने दिन भर उनका अतिथि देवो भव के उस पर आपने सत्कार किया और शाम को वो चले गए. अगर वो रात में रुकना चाहते हैं तो आपको उस तरीके की वो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको एक टूरिस्ट गाइड बनना पड़ेगा उस चीज का जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं. तो अगर कोई बलिया से आया है और आपके गांव में खेती हो रहा है तो आप गांव के खेतों को घुमाइए, आपको किसने रोका है?
उनको गांव में रख के उनको ये दिखाइए कि गांव की लाइफ ऐसी होती है, सब लोग 8 बजे सो जाते हैं, या फिर यहाँ पे टीवी आ चुकी है। लेकिन अभी देखिए आपको हम ये जो गाय का दूध, ठीक है, अगर कोई शुरू करता है उसके पास गाय नहीं है तो बाजू के चाचा ताऊ के पास होंगी, तो उनके पास ले जाके दिखाया कि देखो बेटा गाय ऐसे, आप इसका दूध निकालना चाहोगे, फ्रेश दूध कैसा होता है उसको स्मेल कराइए, उसको हो सकता है तो कच्चा पिलाइए, नहीं तो अगर हाइजीन फैक्टर है तो उसको, लेकिन खाटी दूध। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, हर शहर में की जा सकती है। और मैं ये बताऊंगा कि आज जो हम बात कर रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज से 4 साल बाद ये हो रहा होगा। हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं हो सकता है उन्हीं में से बहुत निकल के ऐसी चीजें करें, या फिर अगर हमारे श्रोताओं में से कोई नहीं कर रहा होगा तो मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि उन्हीं के गांव के बाजू में कोई ना कोई सरफिरा आके और ऐसा काम शुरू करेगा। शुरू में लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन एक दिन वो आपके दैनिक जागरण में उसकी फोटो भी आएगी। ये मेरा मेरा बहुत पहले जब शुरू कर रहे थे, मुझे भी इरादा था एंटरप्रेन्योर बनने का। तो जब मैंने एक एंटरप्रेन्योर से बात की तो बोला देखो, शुरू के 5 साल तो लोग तुम्हें सरफिरा कहेंगे ही, तुम चाहे 6 महीने में सक्सेसफुल हो जाओ या कभी भी, 5 साल टाइम जेस्टेशन पीरियड है, so you will be called a surfera that type. But agro-tourism seems to be sort of infotainment, information plus entertainment. एंटरटेनमेंट, हाँ बिल्कुल। गांव का, अब जैसे मैं हम हमारे पूर्वांचल की बात करें, क्या नई पीढ़ी को पता है कि बिरहा क्या होता है, गांव के सोहर क्या होते हैं? किसी को नहीं पता। I doubt that. Yes, तो नहीं पता होगा। अब देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में हमने एग्रो टूरिज्म या फार्म स्टे या होम स्टे कैसे शुरू किए, या शुरू क्या किया, मतलब पहले से भी कर रहे थे लेकिन हमने उसमें और उसको ऑगमेंट किया, उसको और बढ़ाया, उसमें और कंट्रीब्यूट किया। हम दिल्ली के लोगों को गांव में बुलाते थे और गांव का जो संगीत होता है किसी को बिठा दिया। अब उसके लिए कोई अलग से आपको मनोज तिवारी लाने की जरूरत नहीं है। हर गांव में एक कोई संगीतकार होता ही है, कुछ नहीं तो कोई बड़ी माँ या चाची या कोई जिनको सोहर आता है, हमें उनसे बात करनी है कि अरे हमारे गेस्ट आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ ऐसा जानना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। आप जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो अपने प्रॉफिट सबके साथ शेयर करिए। फिर देखिए क्रिटिसाइज आपको लोग तब तक करेंगे जब तक आप उनके साथ अपने प्रॉफिट नहीं शेयर करें। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट से मतलब सिर्फ पैसे का नहीं है, प्रॉफिट से मतलब आपका जो ख्याति है या आप जो कर रहे हो, आप जो अच्छी चीज कर रहे हो, उसका जो क्रेडिट है, बिल्कुल क्रेडिट, चाहे पैसा हो और चाहे वो नाम हो, अगर वो आप अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देंगे जो कि उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो बी इट ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रो टूरिज्म, इट इज बेसिकली अ कम्युनिटी एक्टिविटी। बिल्कुल, कम्युनिटी एक्टिविटी, दैट्स राइट। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम दिख रहा है, बहुत ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट खास है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट इसमें क्या आप इन्वेस्ट करेंगे, और इतना इन्वेस्टमेंट जब जैसी जरूरत पड़ेगी, आई थिंक जितने भी हमारे श्रोता इस ऑडियो को या वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सबके पास 10-12-15 हज़ार रुपए का मोबाइल होगा। तो अगर हम इतना पैसे खर्च कर सकते हैं हर साल 2 साल पे एक मोबाइल चेंज करने में, तो जो भी थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो हम कर भी सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस तरीके के कुछ काम करेंगे तो आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए आपके आसपास के लोग, आपके गार्जियंस में से कोई निकल आएगा, आपका कोई फ्रेंड निकल आएगा, और नहीं तो सरकार के पास भी ऐसी स्कीम्स हैं एग्रो टूरिज्म। जिन लोगों को भी ये लगता है कि सोच अलग होती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, आई गेस आप भी इससे एग्री करेंगे, कि अगर आप अपनी सोच दूसरों से डिस्कस करें तो आई एम श्योर 100 में से 20 आदमी आपके जैसे निकल आएंगे। ये आपकी चाहे कोई भी सोच हो, मैं सही सोच या ये सोच या वो सोच नहीं कह रहा। इफ यू हैव एन आइडिया, शेयर विद अदर्स, आई एम श्योर यू विल फाइंड 20% पीपल टू बी लाइक यू, क्योंकि हाँ, यस, दैट्स माय आइडिया। सो हाँ, जैसे कि श्रोता थोड़े से नए उम्र के जो हैं, उनसे बस ये कहना चाहेंगे कि देखिए आइडियाज जो होते हैं उसमें आप लोगों के साथ शेयर करिए, उसको वैलिडेट करने के लिए या फिर उनसे और अच्छे इनपुट्स लेने के लिए, ना कि अपने आप को भ्रमित करने के लिए। तो आपको अपना किसी के साथ शेयर करने के पहले अपने आप को ये चीज समझाना जरूरी होगा कि देखिए मैं इनके साथ अगर शेयर कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कि अगर कुछ अच्छा निकल सकता है तो अच्छी बात है, अगर कुछ इससे मेरी लाइन से अगर कुछ डिफरेंट होगा
तो मैं उसको इस कान से सुनूंगा, उस कान से निकाल के मैं उसको नजरअंदाज करूंगा, मेरा रास्ता वही रहेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी एंटरप्राइज हो, अगर आपके अंदर वो हट नहीं है, जिद नहीं है कि जो आपने एक बार सोच लिया है उसको आप उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे, तो आप सफल नहीं होंगे। जैसे कि मेरे पिताजी, आपने शुरू में बताया कि मेरे पिताजी और आपके पिताजी दोनों अध्यापक हैं। मुझे अपने पिताजी की, उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया, लेकिन उनकी एक बात मेरे पूरे इस बिजनेस करियर में हमेशा मेरे साथ रही है। उनका हमेशा ये कहना है कि बेटा जो शुरू किया है खत्म करो, उसको खत्म करो, उसको अपने स्थान तक ले जाओ, उसको आगे बढ़ाओ, रुको मत। तो ये श्रोताओं को समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि आज आपने ये, अच्छा आज ये वाला आइडिया अच्छा लगा, 6 महीने उस पर काम कर लिया, अरे यार ये बहुत बेकार है, इसमें इतनी दिक्कतें आ रही हैं, फिर आपने कुछ और नया शुरू कर दिया। आप ये मान के चलो कि आप दुनिया का बेस्ट आइडिया भी शुरू करोगे तब भी उसमें आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, और उन दिक्कतों के बाद ही तो आपकी असली कमाई और असली ख्याति और असली आपका सक्सेस एग्जिस्ट करता है। नहीं भैया, आप तो ऐसे फील्ड में हैं जहां क्रिएटिविटी हैज 50 इक्वल चांसेस, क्रिएटिविटी हैज इक्वल चांसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। इसमें तो कोई मैथमेटिकल कंप्यूटेशन नहीं है। बट यू नीड टू वर्क ऑन दोज द 50% दैट फेवर यू, एंड यू नीड टू इरेडिकेट द 50% चांसेस दैट, वो जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वो 50 का 60, 70, 80 एंड इट मूव्स ऑन बियॉन्ड। जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हम ही में रावण है, हम ही में राम है, ये दोनों हमेशा रहते हैं हमारे अंदर। हम किस पहलू को बाहर निकाल के लाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आपने अगर कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो बहुत कमियां भी होंगी। कमियों को अब पीछे छोड़िए, जो अच्छाइयाँ हैं उन पे काम करिए, जो अच्छा लगता है वो करिए। देखिए, आप कोई काम इसलिए मत करिए क्योंकि फलाना कर रहा है और वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। अगर किसी और को सक्सेसफुल होते हुए देख के वो काम आप शुरू करेंगे और आप ये नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली में आपको वो काम पसंद है कि नहीं, तो आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो काम वही करिए या उसी तरीके से करिए जो तरीका और जो काम आपको अच्छा लगता हो, करने में मजा आता हो, और ये फिगर आउट करने में आपको हो सकता है थोड़ा समय लगे। हम करियर काउंसलिंग में भी यही समझाते हैं, प्लीज प्रेफर व्हाट यू चूज, डोंट प्रेफर व्हाट अदर्स चूज। अच्छा, अभी बहुत एक इंटरेस्टिंग तरफ घूमना चाहेंगे। मुझे पता है कि आप कुछ बहुत यमी चीज के साथ भी एसोसिएटेड हैं। आप मेरा मेरा इशारा समझ रहे होंगे, मैं चाहता हूँ आप खुद ब खुद वहां पे आए। दैट इंटरेस्ट माय किड्स अ लॉट। जी जी बिल्कुल, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा, मैंने 2016 में एक और वेंचर मैंने शुरू किया था। ये वेंचर मेरा अपना पर्सनल, मेरे घर से निकला हुआ था, इसलिए आज तक मैं ही इसका सोल प्रोप्राइटर हूँ। तो ये है मड ओवन पिज्जा। मड मतलब मिट्टी, ओवन मतलब एक तंदूर, और पिज्जा तो खैर गाँव में हर कोई बच्चा जानता ही है। तो हम क्या करते हैं, हम पिज्जा को उस तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से 1886 में पहला पिज्जा बना था दुनिया का, इटली में। वहाँ एक शहर है नेपल्स। तो इटली उस टाइम इंग्लिश टेरिटरी हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स वहाँ रहते थे। तो वहाँ की जो क्वीन गई थी मार्गरीटा, तो वहाँ का जो शेफ था, नॉर्मली उनका खाना तब तक ब्रेड हुआ करता था, और ब्रेड उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो वो आग के तंदूर में वो बेक होते थे ब्रेड। उसने एक बोला कि मैं क्वीन के लिए एक नया ब्रेड बनाना चाहता हूँ। उसने वो बनाया, और वो उस पे फिर बोला कि मैं टमाटर की सॉस लगाऊंगा, उसमें थोड़ा सा कॉटेज चीज डालूंगा जो उनका लोकल होता है, और उस पे उसने तुलसी के 2-4 पत्ते रख दिया और क्वीन को खिलाया। क्वीन को बहुत पसंद आया कि भाई इसमें तो आपका सीरियल्स भी है, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, मसाले भी हैं, फैट भी है चीज के फॉर्म में, सब कुछ है जो कि एक इंसान को न्यूट्रिशन के लिए चाहिए। तो उसने शेफ से पूछा कि इसको क्या बोलते हैं। तो उसने बोला मैडम मुझे तो खुद भी नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। तो इसका कुछ नाम तो होगा। बोला नहीं, नाम तो नहीं है मैडम, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको मैं आपका नाम दूंगा। तो इसी तरीके से दुनिया का पहला पिज्जा जो बना उसका नाम पड़ा मार्गरीटा, जो कि आज भी हर आउटलेट में आपको मार्गरीटा तो मिलता ही है। तो ये मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा कि मार्गरीटा पिज्जा हम महारानी के नाम पे खा रहे हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, ये एकदम सच है। तो अभी जो मड ओवन पिज्जा मैं करता हूँ, इसमें हम पिज्जा को उसी तरीके से बनाते हैं जैसा पहले बनता था। और नॉर्मल पिज्जा और हमारे पिज्जा में फर्क यही होता है, जो कि
जो फर्क एक गैस के तवे पे बनी हुई रोटी और चूल्हे में बनी हुई रोटी का होता है, बस बाकी श्रोता खुद ही समझ जाएंगे। और बहुत डाइजेस्टेबल होता है, जैसे कि चूल्हे की रोटी खाओ पच जाती है, गैस की रोटी आप 3 खा लो अगले दिन तक परेशान रहते हैं। तो हमारा जो मड ओवन पिज्जा है बहुत ही हेल्दी है, बहुत डाइजेस्टेबल है, एक बहुत ही स्मोकी यमी फ्लेवर आता है उसका, और भी बहुत सारे टॉपिंग्स और इन सब चीजों के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और ये ब्रांड देहरादून में मैंने शुरू किया था, लेकिन अभी दिल्ली में भी है, बरेली में है, इसकी हम 3-4 फ्रेंचाइजेस दे चुके हैं, और मेरे ख्याल से अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ और भी एक्टिवेट होंगे। मुझे अब पिज्जा ऑर्डर करना पड़ेगा। आपने बताया। मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताऊं कि देखिए पिज्जा ना अब जितना शहरों में अब पिज्जा की डिमांड नहीं है, अच्छे पिज्जा की डिमांड नहीं है, उतना गांव में है। और जो हमारा मड ओवन पिज्जा है, मैं उस सबसे बड़ा जो यहाँ का पिज्जा चेन है इंडिया का, उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे 90% कस्टमर्स वही हैं जो कि वहां से चेंज होकर यहाँ पे आए हैं। और उन सब के स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट कॉमन होता है कि सर जब से हमने ये पिज्जा खाना शुरू किया है तब से हम दोबारा उस ब्रांड में न खुद गए न बच्चों को ले गए। तो ये कॉन्सेप्ट अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है गांव में तो वो भी शुरू कर सकता है, और उसको कस्टमर हर जगह मिलेंगे, क्योंकि पिज्जा अब कोई शहरी चीज नहीं रही। इट्स नॉट अ नीश थिंग एनीमोर। यस। नहीं। तो आपने चूंकि एम्प्लॉयमेंट की बात की, व्हाट इज द वे, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अगर कोई इस फील्ड में घुसना चाहता है, तो what are the type of resources he should be looking for, what are the type of talent he should be looking for? Basically talent and resources in both terms. कौन से फील्ड की आपने बात की? मड ओवन पिज्जा, जैसे if someone wants to enter the pizza business with you or maybe as an independent entrepreneur, so what would you suggest them? देखिए पहली चीज है, इस मतलब पिज्जा बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई ऑफिशियल क्वालिफिकेशन या ऑफिशियल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। That's great. दूसरी बात यह है कि ये आप किसी भी लोकेशन पे कर सकते हैं, जिस लोकेशन पे करें वो लोकेशन उतने लोग वहां के हों, उतने नौजवान हों, उतने मतलब कस्टमर आपको समझना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट की बात आते हैं, अगर आप चाहें तो जैसे हम जो मजाक में हमने इस वेंचर को आज से 3.5-4 साल पहले शुरू किया था, वो सिर्फ 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से हमने शुरू किया था, और वो मेरा एक एक्स एम्प्लॉय था, उसको मैंने हैंड ओवर किया था, लेकिन मैं भी वहां रहता था, और उस 60,000 के इन्वेस्टमेंट से उस जगह पे रोज की 7 से 8,000 रुपए की वो बिलिंग करता था। जिसमें कि करीब 30 to 32% फूड कॉस्ट था, मतलब एंटायर पूरा फूड कॉस्ट, पैकेजिंग और फ्यूल और रॉ मटेरियल लेके, और उसके बाद आप ये मान लीजिए कि 15 से 20% बाकी एक्सपेंसेस थे, तो करीब 40 से 45% का उसका नेट प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अब 60,000 रुपए लगा के आप कुछ ऐसा शुरू करते हैं, तो खैर वहां से तो खैर अब बहुत आगे हम बढ़ गए हैं। तो ये रही दूसरी बात इन्वेस्टमेंट की। तीसरी बात ये है कि किस तरीके के लोगों को ये काम शुरू करना चाहिए। Yes, that's the most important thing. हाँ, ये उस तरीके के लोगों को काम करना शुरू करना चाहिए जिनको कुछ नई चीज सीखने में मजा आता हो। दूसरा, जो खुद भी किसी काम को करने में अपने हाथ गंदे कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो झाड़ू भी लगा सकते हैं, जरूरत पड़े तो एक वहां पे एक मार्केटियर बन के और अच्छे से अच्छे इंसान को पूरा कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं या आप ला सकते हैं, तो फिर वही जैसा मैंने पहले बोला, शुरू में हो सकता है आपको कुछ लोग बोले अरे क्या पागलपन है, लेकिन जैसे जैसे आपके लोग उसको खाते जाएंगे, उसको और अच्छा लगता जाएगा, और फिर उसके बाद आप सब कुछ पीछे छोड़ाएंगे। और अंतिम बात ये कि सिंस हमारा ये ब्रांड ही है, मड ओवन पिज्जा, ये हमारा ट्रेडमार्क ब्रांड है, तो हम खुद भी इसमें ट्रेनिंग्स और फ्रेंचाइजी ये सारी चीजें देते रहते हैं। तो अगर किसी को ये शुरू करना है तो वो हमें कंसल्ट कर सकता है। I'll be putting your number across. हाँ, please. That's good. So when do we expect to see mud oven pizza in your hometown?
मैं बहुत सालों से, मतलब इनफैक्ट लास्ट 2-3 ईयर से तो आई हैव बीन वेरी सीरियस कि यार मैंने इतनी जगहों पे शुरू कर लिया और अपने होम टाउन में ही नहीं शुरू किया। लेकिन हमारा एक मोडस ऑपरेंडी है कि हम चूंकि हर जगह तो हम खुद जाके हमारी टीम ऑपरेट नहीं कर सकती है, ये लोकल, बहुत लोकल चीज है। Yes. लोकल कोई अगर लोकल एंटरप्रेन्योर कह लें या बिजनेसमैन कह लें जो कि इस कॉन्सेप्ट को अपने शहर में लाना चाहता है, तो हम उसके साथ हमेशा कोलैबोरेट करने को, हमारे मॉडल्स हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल्स, उसके साथ हम काम कर सकते हैं। मैं खुद ही इंतजार कर रहा हूँ कि कोई ऐसा कोई निकल के आए जो इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हो, और उसके साथ हम बलिया में खोल रहे हैं। So listeners, if you are someone from Balia, Gazipur, Azamgarh, Banaras, any of the neighboring cities, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम पुटिंग द नंबर अक्रॉस। और अगर आपको ये शो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप स्पॉटिफाई पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो भी करें। आजकल ये जरूरी हो गया है भाई कहना ताकि रीच बढ़ सके। आप जितने ज्यादा लाइक करेंगे उतने ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ये आपकी तरह का ही मॉडल है। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ही, देखिए हम सब, ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम सब में एक पोटेंशियल इंसान या एक पोटेंशियल चेंज मेकर छुपा हुआ है। हमें अभी खुद भी नहीं पता है कि ये वीडियो जितने लोग देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, उनमें से कोई इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से आगे निकले, और हम यही मतलब विश करेंगे कि ऐसे ऐसे लोग निकले, क्योंकि जब धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे प्रयास किसी लोकेलिटी या उसमें किए जाते हैं, तभी जाके उस लोकेलिटी का नाम होता है। जैसे कि आपने एक बात बोली थी कि हमने बलिया में किसी फॉरेनर्स, किसी यूरोपियन, किसी अमेरिकन, किसी चाइनीज को कभी आते हुए नहीं देखा है। जबकि आपको बताएं कि जो हमारा पूरा बुद्धिस्ट सर्कल है, जो सारनाथ और लुम्बिनी और ये आपका गया, ये पूरा सर्कल है, सर्किट है रादर, हम इसके अंदर ही हैं। लेकिन हमारे पास टूरिज्म अभी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे बीच से किसी ने हमारे शहर में कुछ ऐसा बनाने की कोशिश नहीं करी। सबने वही ट्रेडमार्क रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, होटल खोल लेते हैं, किसी ने कुछ नया नहीं किया। अब हमारे पास तो इतनी बड़ी संपदा है बलिया में, सुरहा ताल, yes. वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन है। मतलब आई जस्ट विश कि मैं बहुत जल्दी उस पर कुछ काम करना चाहूंगा, और कुछ लोग अगर वहां पे काम करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहूंगा। मैं हमेशा विश्वास करता हूँ पावर ऑफ टुगेदरनेस में। हर चीज आप खुद नहीं कर सकते, साथ मिलके कर सकते हैं। सो टुगेदर लोगों के साथ मिलिए, लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलके, और जब हम छोटे छोटे ऐसे प्रयास करेंगे तब जाके वो जो शहर है या वो जो इलाका है वो लोगों में फेमस होगा, और जब तक फेमस नहीं होगा तब तक बाहर का पैसा हमारे शहर में नहीं आ सकता है। So guys, you heard from the man himself. आप कांटेक्ट करें, कोलैबोरेट करें। दिस इज अ कम्युनिटी एक्टिविटी। आई लव दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी जिसमें बहुत सारे लोग बहुत एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जुड़ के काम कर सकते हैं। बी इट द ऑर्गेनिक फार्मिंग, बी इट एग्रो टूरिज्म, बी इट द मड ओवन पिज्जा। इसमें कम्युनिटी एक्टिविटी के साथ और एक नया जो अभी बताया गया, द टूरिज्म डेवलपमेंट रिगार्डिंग द एरियाज इन द सिटीज अराउंड यू, उसमें भी बहुत प्रोस्पेक्ट्स हैं। यस, आई कैन सी दैट। यू वेरी राइट। अभी ये चीजें दिमाग में आती क्यों नहीं है हमारे जैसे लोगों के? मैं जरूर ये शायद ये बहुत अहम जो एक पॉइंट था, मैं बताना चाह रहा था, कहीं मिस हो गया। ये एक बहुत अहम बात ये है कि ये चीजें हमारे दिमाग में, हमारे शहर में क्यों नहीं आई, या फिर श्रोता जरूर इस बात को सोच रहे होंगे कि जब मुझे दिल्ली से कुछ अपना नेचर से रिलेटेड करना था तो मैं अपने गांव क्यों नहीं आया। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे ये पता था कि वहां पे मुझे रेजिस्टेंस बहुत मिलेगा, और ये बात यथार्थ है, इसको हमें मानना चाहिए कि हम कोई भी नया काम अपने गांव या उधर करेंगे तो जब तक हम बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, जैसा मैंने बोला ना कि क्रेडिट शेयर नहीं करेंगे कि चाचा बस तुम्हारी वजह से हो रहा है, भैया बस तुम्हारी वजह से हो रहा है, जब तक हम उन लोगों को साथ में लेके नहीं चलेंगे आपको कोई कुछ करने नहीं देगा। हमारी कम्युनिटी ऐसी है, अच्छी या बुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब ह्यूमन नेचर, दिस इज व्हाट यू वांट टू से। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि
देखिए बलिया के बहुत सारे मतलब बहुत टैलेंटेड थॉटफुल लोग जो कि अमेरिका में पता नहीं कहाँ कहाँ सब बहुत अच्छी अच्छी डेजिग्नेशंस पे हैं, दूसरों के लिए बहुत अच्छी चीजें बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बलिया के लिए नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक आइडेंटिटी वो होता है कि नहीं नहीं जो बलिया में रह रहा है तो वो मतलब शायद उसको कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं जो देखिए अभी तक जो हो चुका है उस पर तो खैर पीछे उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो फ्रेश बच्चे हैं अभी आज की जनरेशन के जिनको अपना करियर शुरू करना है उनको मैं मतलब बताना चाहूंगा कि अब जो ग्रोथ है, अब जो विकास है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे आपके बिजनेस का हो, चाहे किसी भी तरीके का है, वो अब रूरल इंडिया में है, वो गांव में होगा। शहर में सब कुछ सैचुरेट हो चुका है, सारे बिजनेसेस शहर में जितने हो सकते थे उतने हो चुके हैं। अब अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनीज भी अब गांव के लोगों को टारगेट कर रही है, उनके हिसाब से प्रोडक्ट वो कर रही है और गांव गांव में चीजें डिलीवर कर रही है। तो इस ट्रेंड को समझिए और समय बहुत अच्छा है इस टाइम अपने जगह पे रह के कुछ करने का, क्योंकि अपने जगह पे आपको क्रिटिसिजम्स भले आएंगे लेकिन बहुत सारे मटेरियल या फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स एक बंदे को आती हैं अपने जगह से बाहर करने में, उन सारी प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। one more thing, towards the end I'd like to एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा मैं कि what do you feel, what role education has to play in all this? किस तरीके की पढ़ाई, क्योंकि कुछ हमारे श्रोता अभी भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजुकेशन होंगे, पढ़ रहे होंगे, अलग अलग तरीके की डिग्रियां ले रहे होंगे। What do you think? What role it has to play, it can play, or it should play? I mean, I need in the sequence. That would be useful or beneficial. Yeah. बहुत अच्छी मतलब आपने एक बात छेड़ी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्टिंग्विश करना चाहूंगा जो सुन रहे हैं लोग उनको, कि दो चीजें होती हैं, एक होता है एजुकेशन और दूसरा होता है नॉलेज। और हर किसी के जीवन में ये दोनों पहलू बिल्कुल जरूरी हैं। आपको एक सर्टेन लेवल तक का एजुकेशन जो कि आपको गुरुओं से मिलता है वो आपको चाहिए ही चाहिए, और लेकिन अगर उस एजुकेशन में आपके पास नॉलेज नहीं रही तो बस एक डिग्री बन के रह जाएगी। तो मैं जो भी सुन रहे हैं उनसे लोगों को जरा फर्क मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, एजुकेशन एंड नॉलेज। ये बहुत क्लीशे क्वेश्चन है, बहुत सालों से पूछा जा रहा है, युगों से, बट अगेन आई लाइक टू हियर फ्रॉम यू। देखिए एजुकेशन में बहुत एक छोटे एग्जांपल से ही शायद समझने वाले इस बात को समझ जाएंगे। मैंने खेती की कोई किताब पढ़ी नहीं, मैंने मार्केटिंग की कोई किताब नहीं पढ़ी, और ना तो कोई ऐसा डिग्री किया है जो कि खेती या मार्केटिंग की कोई डिग्री हो मैंने फॉर्मली करी हो। लेकिन मैं खेती बहुत अच्छे से करा रहा हूँ और मार्केटिंग और ब्रांडिंग तो खैर पिछले 18-20 साल से यही करते आ रहे हैं। तो जो डिग्री और जो एजुकेशन थी, ये अगर मेरे पास होती तो शायद मेरा रास्ता और आसान होता। ये है एजुकेशन। That's so nice of you. That is so nice of you. और जो जहां मैं फंसता आया हूँ, चाहे वो किसानों के साथ, चाहे वो किस चीज को कैसे मार्केट किया जाए, कौन कौन से चीजें होती हैं, कौन कौन से स्किल सेट्स होते हैं जो कि मुझे डेवलप करना है किसी चीज को ब्रांड या फिर एग्रीकल्चर कराने में या फिर मड वन पिज्जा किसी भी काम को करने में, उसका मैंने इंफॉर्मेशन इधर उधर से निकाल के, लोगों से बात करके, इंटरनेट से निकाल के, एक्सपीरियंस करके, जो कहीं से भी नहीं निकला उसको करके और गलती करके बार बार करके जो मैंने सीखा है वो है मेरा नॉलेज। तो ये फर्क है एजुकेशन और नॉलेज में, लेकिन दोनों जरूरी है। ग्रेट ग्रेट, दैट मीन्स एजुकेशन शुड नॉट बी अ बैरियर टू यू स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। आपके पास कम क्वालिफिकेशन है इसलिए आप रुके नहीं, लेकिन अगर आप क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, उसकी एजुकेशन डिग्री ले सकते हैं, तो दैट वुड डेफिनेटली एक्सेलरेट योर ग्रोथ। आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, दैट्स ग्रेट। सो एट द एंड वुड यू लाइक टू प्लग इन समथिंग? आप कुछ और बताना चाहेंगे आपकी एक्टिविटीज के बारे में जो कि दर्शक जाने, ताकि, क्योंकि मैं आपका नंबर दे रहा हूँ, लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप कुछ और प्लग किए, आप क्या क्या करते हैं किस किस क्षेत्र में, ताकि वो आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप ये सजेशन दे सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं।
शायद जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसको हम कंक्लूड कर लेते हैं। तो मैं सुनने वालों को, देखने वालों को यही बताऊंगा कि मैं एग्रो टूरिज्म, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों या फूड, ऐसी चीजों से लेके जितने भी छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस, उन पे मैं कंसल्ट करता हूँ लोगों को। वो कहाँ से कितने फंड्स अरेंज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए। मेरे पीछे एक टीम होती है जो कि इवन प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक आपके लिए बनाती है, ये भी बताती है आप कहाँ से लोन ले सकते हैं, कौन कौन सी बिजनेसेस आप शुरू कर सकते हैं। तो उस पर एक पूरी टीम है, हम लोग करते हैं, वो हमारी कंसल्टिंग एक काम है जो मैं करता हूँ। दूसरा, मड ओवन पिज्जा के बारे में मैंने बताया ही आपको कि वो क्या है और उसके क्या फायदे हैं। ज्यादा डिटेल में अगर किसी को जानना हो तो अगेन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पे। तीसरा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की जो हमने यहाँ पे मार्केटिंग करी है, कौन सी चीजें करनी चाहिए, किसमें क्या दिक्कतें आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं हर चीज जानता हूँ, लेकिन हाँ, मैं श्रोताओं को जरूर बताऊंगा कि मुझे ये पता है कि कोई अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसको मुझे वो नॉलेज कहाँ से निकालनी है। तो अगर आपको कहीं यू आर बीइंग हम्बल। आप नहीं जानते हैं तो कौन जानेगा, आप कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि यू हैव डन इट। सो गाइस, यू हर्ड फ्रॉम द मैन। यस, यू हर्ड फ्रॉम द मैन। गेट इन टच विद हिम, मिस्टर प्रभात कुमार सिंह, एंड आई एक्सपेक्ट what we expect out of this talk is लोगों को इंटरेस्ट जगे नई एक्टिविटीज की तरफ, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, छोटी जगहों पे काम करने के लिए। बेसिकली जो लोग बड़े शहरों से इसको सुनेंगे वो वापस आके अपना काम कर सकते हैं, या दे कैन कंट्रीब्यूट इट बाय बीइंग अ कस्टमर टू इट। यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जैक्टली। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जिज्ञासु जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने बहुत पुरानी चीजें सारी एक साथ कंट्रीब्यूट कराए, तो मैं अभी भी वापस देख के मैं अपनी पूरी जर्नी को विजुअलाइज कर रहा हूँ। और मैं भी यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी को किसी चीज पे कोई भी एडवाइस या कुछ भी अगर चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7। यू कैन जस्ट व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच जिज्ञासु जी, आप प्लेजर इज ऑल माइन। द प्लेजर इज ऑल माइन। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग अगर और भी लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाते रहेंगे तो आपके जितने यूजर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बहुत कुछ मिलेगा।